नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में महिलाओं की भूमिका के बारे में। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं अर्चना फुल जी। अर्चना फुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती कुशल किसान के परियोजना में एक कंसल्टेंट के पद पर तैनात हैं। अर्चना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस सतत कृषि की हम बात करते हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये क्या होती है, ये किस तरह से की जाती है? जी देखिए, सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आपने बात कही, एक तो सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी कि इतना अन्न हमारा जो है वो पैदा हो जो हमारे लिए सफिशेंट हो, फूड सिक्योरिटी को कैटर करे। फिर उसके बाद बहुत बड़ा इशू जो है फूड सेफ्टी का है कि वो हेल्दी खाना उससे प्रोड्यूस हो और वातावरण के अनुकूल हो, कि हम जो है वो नेचर को भी डिस्टर्ब ना करें, ह्यूमन हेल्थ को भी डिस्टर्ब ना करें और हमारी जो कृषि है वो भी चलती रहे बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, आजकल हमें इसको बात करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि कई दशक पहले जब फूड सिक्योरिटी की बात आई थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट आया और हमने जो है बहुत सारे जो हैं केमिकल्स जो हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स के रूप में हो, वो खेती के लिए यूज़ करने हमने शुरू कर दिए और ताकि उससे पैदावार ज़्यादा हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि केमिकल्स यूज़ करते करते हमारी जो पैदावार है वो कम होने लगी और ख़र्चा जो किसान का है वो ज़्यादा बढ़ने लगा और सॉइल हेल्थ भी ख़राब हुई, ह्यूमन हेल्थ भी ख़राब हुई और वातावरण तो ख़राब हो ही रहा है कि हमारा जो पानी के सोर्सेज हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसके चलते जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमने बात करी और उसमें आप देखिए पूरे देश में, और मैं तो कहूँगी कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत लीड ली है कि पहले यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आया कि जिसमें हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि केमिकल्स आप देखिए ना कि वो मिट्टी भी ख़राब कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं और वातावरण भी ख़राब कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया और किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि आप जो है वो बायो फर्टिलाइज़र्स जिनमें केमिकल्स ना हों और बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। लेकिन फिर ये देखा गया कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ रही है फार्मर को, कि उसे बाज़ार से सारे बायो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स लाने पड़ते हैं। तो फिर ये कंसेप्ट एक पद्मश्री हैं महाराष्ट्र से सुभाष पालेकर जी, उनका कंसेप्ट जो है वो राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया, जिसमें सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से पहले कहा गया, प्राकृतिक खेती आजकल हम इसे कहते हैं, कि उसमें आपको कोई केमिकल यूज़ नहीं करना और जो देसी गाय है उसी पे ये आधारित है कि देसी गाय का जो डंग है और जो गौमूत्र है और कुछ लोकल जो प्लांट्स हैं, उनके पत्ते हैं, बेसन है, गुड़ है, उन्हीं चीज़ों से जो है हम सारे जो फार्म इनपुट्स हैं या आप ये कहें कि पौधों को बड़ा करने के लिए जो हम इनपुट्स डालते हैं फर्टिलाइज़र्स, वो उन्हीं से बनते हैं सारे और उन्हीं से जो है बीमारियां दूर करने के लिए भी बनते हैं। अर्चना जी, आपने बहुत विस्तार से हमें सतत कृषि के बारे में बताया, जैसे कि हमारा आज का विषय भी है महिलाओं का सतत कृषि में योगदान या उनकी भूमिका। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जितनी भी सतत कृषि की प्रैक्टिसेस हैं या जितने भी मेथड्स हैं, इनमें महिलाओं का आज के समय में क्या कुछ योगदान है? जी देखिए, महिलाओं का अगर हम कृषि की बात करें ओवरऑल तो महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पुरुषों की अगर बात करें तो जैसे गांव से आप देखिए कि हालांकि हिमाचल प्रदेश में 90% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में है, लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो शहरों की तरफ पलायन कर गए नौकरी की तलाश में। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो उसमें महिलाओं की भूमिका और भी बढ़ गई ऐसी परिस्थितियों में। तो महिलाएं जो हैं खेती में जो हाथ का काम है कि खेत में जो काम है असल में वो महिलाएं करती हैं और बहुत बड़ी उनकी भूमिका हमेशा से एग्रीकल्चर में रही है। लेकिन जो एक डिसीजन मेकिंग की बात थी वो महिलाओं के पास नहीं होती थी। जब बाज़ार से हमें इनपुट लाने पड़ते हैं तो वो पुरुष ही करते हैं और डिसाइड भी पुरुष ही करते हैं कि हमें क्या करना है, बाहर से क्या लाना है। लेकिन जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं इसमें सारे इनपुट्स महिलाएं जो अब घर पे बना रही हैं।
तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और पुरुष, एक तरह से मैं ये कहूँगी कि उनका रोल अब जो बाज़ार वाला है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बाज़ार पे अब डिपेंडेंस नहीं रही एग्रीकल्चर की प्राकृतिक खेती में। तो महिलाओं की भूमिका जो है प्राकृतिक खेती में पूर्ण रूप से, अब जो महिलाएं हैं वो पूरी अपने आप डिसीजन लेके खेती कर रही हैं, खुद ही वो अपने इनपुट्स बना रही हैं, खुद ही छिड़काव कर रही हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए भी वो ख़राब नहीं है। पहले जो केमिकल्स स्प्रे करने होते थे तो पुरुष करते थे, महिलाओं को नहीं जाने देते थे, बच्चों को नहीं जाने देते थे। लेकिन अब जो है महिलाएं वो खुद स्प्रे कर रही हैं, क्योंकि उनसे उनकी हेल्थ को भी कोई खतरा नहीं। जी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं आज के समय में, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी कृषि में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मैं जानना चाहूँगा अर्चना जी, आप एक पत्रकार भी हैं, आप कृषि विभाग से भी जुड़ी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस समय हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी महिलाएं, मैं चाहूँगा आप उनके मतलब हमें एग्जाम्पल्स बताएं, जो इस तरह की कृषि की प्रैक्टिसेस कर रही हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, अच्छा कमा रही हैं। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक फार्मर्स, ओवरऑल फार्मर्स की बात है, तो लगभग 1,60,000 किसान जो हैं प्राकृतिक खेती, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, सतत कृषि की, वो कर रहे हैं। और उनमें 60% से ज़्यादा जो हैं वो महिला किसान हैं। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं जो हैं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के माध्यम से, उन्हें जो बहुत सालों से चुपचाप अपना काम करती आ रही थी और उन्हें कोई पूछता नहीं था कि आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको कोई जानकारी की ज़रूरत है, कि पुरुष के पास जानकारी है, काम महिला कर रही है। तो इस योजना में ऐसी महिलाओं को बाहर निकाला गया जो प्रोग्रेसिव है और जो खेतों में काम करती थी। तो उनको ट्रेनिंग्स दी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं अब वो एक लीडर के रूप में भी उभरी हैं कि वो आगे भी ट्रेनिंग दे रही हैं। तो एक सोशल इंक्लूजन की जो बात है, वो मैं ये कहूँगी कि प्राकृतिक खेती के द्वारा जो है वो महिला किसानों का हुआ है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जैसे आपने कहा सोलन ब्लॉक है हमारा जो सोलन ज़िला में, वहाँ पे पूरे देश की पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो ऑल विमेन बनी, उसमें सारी विमेन फार्मर्स जो हैं वो प्राकृतिक खेती करती हैं, उनके उत्पाद प्राकृतिक है और उन्होंने अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाई है ताकि एग्रो मार्केटिंग की दिशा में भी वो आगे बढ़ सके। ऐसे ही किन्नौर में गंगा सरनी है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं वही खेती करती हैं, लेकिन गंगा सरनी की अगर हम बात करें किल्बा गांव से, उन्होंने एमफिल हिंदी की है और वो दिल्ली में टीचर थी, लेकिन वो अपने गांव से जुड़ी रहीं। और जब वो लोग वो और उनके पति जो वापस घर आए तो उन्होंने प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी। और वो खुद, मैंने उनका जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एजुकेशन से एम्पावर्ड तो मैं पहले ही थी, लेकिन एग्रीकल्चर से एम्पावर्ड मैं अब हुई असल में जब मैं खेत से जुड़ी। तो कहा जा सकता है मैडम कि जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश की पहले महिलाएं इस तरह की कृषि में अग्रणी थी, तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि अब पढ़ी लिखी महिलाएं भी मतलब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रही हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अपना योगदान दे रही हैं। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं या क्या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो इस तरह की महिलाओं को दी जा रही है कि वो सतत कृषि में आगे बढ़ सकें? जी देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा नहीं है कि बहुत वुमेन स्पेसिफिक कोई अलग से स्कीम हो, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स में अब ऐसा हो गया कि वुमेन पे फोकस है, वुमेन फार्मर पे फोकस है। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे हिमाचल सरकार की बात करें, तो हर जगह ये कोशिश की जाती है कि महिला किसान को बाहर निकाला जाए। चाहे जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी में एक इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चले हैं। और महिलाएँ, जैसे कहा भी गया है कि प्रोग्रेसिव होती है, नेचर से बहुत मेहनती होती हैं, तो पुरुषों के मुकाबले में मुझे लगता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी उनकी बहुत अच्छी हो रही है। और जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है उसमें हम ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई हैं, और उन्हीं को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है अपने से जोड़ के उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। मतलब उनको विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स एग्रीकल्चर जी बिल्कुल, जैसे प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन में जो कृषि सखी का कंसेप्ट है या पशु सखी का कंसेप्ट है, तो हमने उनको प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी दे रखी है ताकि वो जब गांव में जाती हैं और महिलाओं के पास, तो उनको प्राकृतिक खेती के बारे में भी बता सकें। तो एक तरह से एक इंक्लूसिव अप्रोच को लेके जो है वो महिला किसानों को जो है अब ट्रेनिंग दी जा रही है।
जी अर्चना जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह की कृषि में, या जिसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कहते हैं, उसमें महिलाओं को क्या कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, महिलाओं को सबसे पहली चुनौती जो मैं ये कहूँगी कि एग्रीकल्चर में थी, वो थी जानकारी, कि उनके पास जानकारी का अभाव होता था, क्योंकि वो घर में चूल्हा और फिर खेत, इसी में सीमित रहती थी। तो उनको जो है सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो घर से बाहर कैसे निकलें। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने महिला किसानों को एक तरह से बाहर निकाल के, जब उनका इतना एक्सपोजर किया कि उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप किस तरह से फार्म इनपुट्स बना सकते हैं, और उनको बाहर ले जाके एक्सपोजर विजिट्स पे, जैसे कुरुक्षेत्र बहुत सारी महिलाएं गई। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। आपने पहले बात की थी ग्रामीण महिलाओं की, तो किन्नौर में ही एक और गाँव है चगांव, वो मेन हाईवे से ऊपर जाके एक 2-3 गांव हैं, उरनी है, चगांव है। तो वहाँ एक महिला से, मैंने 50 वर्ष की महिला थी वो, और 8वीं पास थी। तो मैं जब उनसे बात करने लगी तो उन्होंने बताया मुझे कि कहते कि मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे किसी ने ये कहा, जो आत्मा के हमारे अधिकारी हैं, जो ट्रेनिंग्स देते हैं गांव-गांव में जाके, तो जब मुझे किसी ने कहा कि आप भी ट्रेनिंग लेने आइए और आप हमारे साथ कुरुक्षेत्र चले, तो मेरे लिए तो ये कहते कि एक ड्रीम की तरह था, क्योंकि हम लोग सिर्फ शिमला तक ही गए थे अभी तक। तो इस तरह की एक एम्पावरमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आप गांव की महिलाओं को बाहर कैसे निकालें। अब आपने उनको बाहर निकाला है, तो वो उनका एक सोशल इंक्लूजन जो है वो इससे बहुत अच्छी तरह हो रहा है। और दूसरी चुनौती मैं तो ये कहूँगी कि एक जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं की कैसे हो। तो जैसे जैसे कैपेबिलिटी उनकी बढ़ती जा रही है, तो वो सक्षम हो रही हैं कि वो डिसीजन खुद ले रही हैं, वो मार्केटिंग खुद करें, प्रोड्यूस भी खुद कर रही हैं और मार्केटिंग भी खुद कर रही हैं। बहुत सारी अब 7 FPCs जो हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, एक तो ऑल विमेन है, जैसे मैंने बताया कि सोलन में है, बाकी जगह भी बनी है, उनमें बहुत सारे महिला कृषक हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो इस तरह की चुनौतियां हैं उनको पार कर रही हैं, और कृषि विभाग और राज्य सरकार कदम कदम पे उनको जो है इस तरह के प्रोग्राम्स में बाहर लेके आ रहा है। तो अर्चना जी, मतलब कहा जा सकता है कि पहले जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थीं, वो अपने मतलब ग्रामीण से बाहर नहीं निकली थी, वो फाइनेंशियली डेवलप्ड नहीं थी, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकती थी, और ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जुड़ के उनकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने बिल्कुल, कि एग्रीकल्चर में जिस तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, वो एक तरह से एक सोशल आइडेंटिटी उनको मिल रही है। और आप ये देखिए कि ओवरऑल जो हमारा देश का फोकस है वो है महिलाओं को इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, महिलाओं को भी हम लेके आए, तभी इंक्लूसिव ग्रोथ जो है कंट्री की, राज्य की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में जो है महिलाओं को जो है इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स देके हम जो है उनको एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, जो सोसाइटी की, वो बहुत बड़ा स्टेप है। और जब महिलाएं जो है, जैसे विमेन ग्रुप्स हमने बहुत सारे बनाए हैं, तो जब हम उन महिलाओं से मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि पहले हम जो है घर से, ससुराल से हम मायके जाते थे, मायके से ससुराल, वही जीवन था। लेकिन अब उनको ये है कि मीटिंग्स होती हैं, वो हर महीने इकट्ठी होती हैं, तो बहुत सारे मुद्दे उनके, जैसे वो लोन्स भी एक दूसरे को देने लग गए कि हर महीने हम 100-100 रुपये जोड़ेंगे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कंसेप्ट था नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन में, वैसा ही अब एग्रीकल्चर में आ गया। तो महिलाएं अब जो कृषक हैं वो इकट्ठे होके सोशल मुद्दों पे भी जो है वो चर्चा करने लगे हैं। सोशल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा इसका आउटकम निकला है। अर्चना जी, आपने बहुत विस्तार से महिलाओं की भूमिका के बारे में हमें बताया। आप एक पत्रकार के रूप में महिलाओं की आज के समय में जो उनका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं सतत कृषि में, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो उनका योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था को, या ये कहें कि भारत में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को किस तरह से उनका फेवर करेगा, या उनके लिए किस तरह से अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, शुरू से हम लोग जानते हैं कि जब एजुकेशन की बात भी हुई तो हम ये कहते हैं कि एक महिला को अगर आप एजुकेट करेंगे तो वो पूरी फैमिली को, पूरी सोसाइटी को करती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर आपने एक महिला को कन्विंस कर दिया तो वो जो है पूरे परिवेश को, अपने पूरी सोसाइटी को कन्विंस करेगी कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एक अप्रोच है एग्रीकल्चर में हमें लेके चलनी चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो महिलाएं हैं
सिरमौर क्षेत्र की मैं बात करूंगी, वहाँ पांवटा साहब से एक महिला है जसविंदर कौर। तो उनको जब पता लगा कि ये प्राकृतिक खेती से हम जो अपने खर्चा कम कर सकते हैं, अपने खेत बचा सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, मिट्टी बचेगी, परिवेश बचेगा और हेल्थ भी बचेगी, कि हम जो कंज्यूमर को खिला रहे हैं और जो हम खुद खा रहे हैं। जैसे बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया कि जब इसके बारे में सीखा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है प्राकृतिक खेती के द्वारा कैसे होता है, तो उन्होंने अपने बगीचे में ट्राई किया पहले। और किचन गार्डन में जब कोई महिला कुछ ट्राई करती है तो आप ये देखिए कि वो एक न्यूट्रिशन रिच उसको अगर चीज़ मिल रही है तो उससे वो कितनी कन्विंस होती है। तो जसविंदर कौर के साथ ऐसा हुआ कि उनको जब ये ट्रेनिंग दी गई तो वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई। उन्होंने घर जाके बात की तो कोई नहीं माना, लेकिन वो खुद कन्विंस थी। तो उन्होंने क्या किया कि देसी गाय नहीं है मेरे पास, तो किसी से खरीद के वो गौमूत्र और जो गोबर है वो लेके आती थी। और कई बार तो ऐसा झगड़ा हुआ घर में, वो कहती कि मेरा वो सामान फेंक देते थे जो उनके पति हैं। लेकिन बाद में कहते जब उन्होंने रिजल्ट देखे, मैं भी कहते चुपचाप करती रही छोटे से खेत में, किचन गार्डन में बिना बताए करती रही खेती, तो जब बाद में उन्होंने देखा तो वो कन्विंस हो गए। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मास्टर ट्रेनर हैं, पूरी सोसाइटी को वो और पूरे अपने जो क्षेत्र है, पंचायतें हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से कंट्री में अब जैसे मोदी जी ने ये कहा है कि नेशनल मिशन जो है प्राकृतिक खेती का शुरू कर रहे हैं, या हो भी गया काफ़ी उसका काम। अब हिमाचल प्रदेश में भी उसकी जानकारी आ गई है और यहाँ से भी शेयर किया जा रहा है भारत सरकार से। तो आप ये देखिए तो भारत को कितना फ़ायदा होगा, और महिलाएं किस तरह से पुरुषों के मुकाबले अग्रणी होकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जब बाहर आके ट्रेनिंग्स दे रही हैं, दूसरी स्टेट्स में भी जा रही हैं हिमाचल की महिलाएं अब एक्सपोजर के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। तो मुझे लगता है कि एक महिला को आगे आते देखकर पूरा समाज जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है पॉजिटिवली। मतलब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ सतत कृषि अपनाकर ही एक महिला पूर्ण रूप से लक्ष्मी का रूप ले रही है। वो हमारे गांव के परिवेश को भी आगे बढ़ा रही है, साथ ही साथ हमारी देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रही है। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस समय कृषि में बहुत सी इनोवेशंस हो रही हैं। हम आज के समय में देखते हैं बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर हम बात करें, नए तरह के मशीनरी अब एग्रीकल्चर में यूज़ की जा रही है, ड्रोन्स एग्रीकल्चर में यूज़ किए जा रहे हैं। इन सब इनोवेशंस के लिए महिलाओं को किस तरह से आप उनको ट्रेन करते हैं, या इस समय क्या कुछ कृषि विभाग महिलाओं को इन इनोवेशंस को सिखाने के लिए कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स महिलाओं के होते हैं उसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसको सीख सकें और अपने खेत पे वो लागू कर सकें। जितने फार्म इनपुट्स हैं, या जैसे हम बात करेंगे कि अगर हम पहले टाइम में जो जब केमिकल्स के साथ जो खेती करते थे परिवार, तो वो जो है बीज जो है वो हाथ से ऐसे फेंक देते थे, छिट्टा देके बोलते हैं, फेंक देते थे। अब उनको लाइन सोइंग जो है वो सिखाई जा रही है, और किस तरह से मशीनरी का यूज़ करके वो लाइन सोइंग कर सकते हैं, उसकी तरफ भी विभाग जो है या हमारी योजना जो है वो ध्यान दे रही है। तो जो भी कृषि क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जो हैं तैयार हैं उसको सीखने के लिए, और उनको सिखाया भी जा रहा है और सीख रही हैं वो। अर्चना जी, मैं आपसे आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि इस समय जो महिलाएं सतत कृषि में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं, या सतत कृषि के द्वारा अपने परिवार को या अपने जगह को डेवलप करना चाह रही हैं, उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो इस कृषि को अपना सकती हैं, कैसे वो अपने आप को इसमें निपुण कर सकती हैं? जी, इसमें मैं यही कहूँगी कि देखिए, सतत कृषि की बात अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, और ज़्यादातर पंचायतों में अब ये हो रही है। तो महिलाओं के लिए यही संदेश है कि अगर उन्होंने अभी तक ये नहीं की है तो कम से कम जहाँ ये हो रही है उसको देखकर थोड़ा ट्रायल करें। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि किचन गार्डन में महिला ट्राई कर सकती है, वो ये देख सकती है कि न्यूट्रिशन में इसका कितना फ़ायदा होता है। जब आप किचन गार्डन में कोई चीज़ उगाते हैं तो ऑब्वियसली अपने घर के लिए वो यूज़ करते हैं, तो एक ट्रायल वो ज़रूर करें कि आप ये देखिए कि हम जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं और जो मेथडोलॉजी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, जो नॉन केमिकल मेथडोलॉजी है बिना केमिकल के यूज़ की, तो उससे जो है जो अन्न उगता है उसका भी टेस्ट है, उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। तो वो ट्रायल ज़रूर करें दूसरे को देख के, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी
और हार्मनी विद जी, नेचर, जी। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कहा जा सकता है कि सतत कृषि को अपना के इन तीनों चीज़ों को अपनाया जा जी सकता है, बिल्कुल, हम अचीव कर सकते और हैं। यही एक रास्ता उनकी इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट का जी भी है। जी, जी। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में अर्चना जी आप आई, आपने सतत कृषि में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की, हमें बहुत विस्तार से उनकी भूमिका के बारे में बताया। आपने बताया किस तरह से महिलाएं सतत कृषि को अपनाकर कैसे अपने परिवेश से बाहर निकल के अपने परिवार के लिए या कहें कि अपने लोकेलिटी के लिए एक लक्ष्मी का रूप ले चुकी हैं, किस तरह से हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में वो सहायता कर रही हैं। आपने इतने विस्तार से हमें इस चीज़ पे जानकारी दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ हिमाचल के नाम से मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें और इसी तरह के प्रोग्राम्स को देखने के लिए अपना बेल आइकन दबा के, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।